हेलो बच्चों, आज है हमारा डे 11 और आज का हमारा रिवीजन का टॉपिक है एक छोटी सी कविता जिसका शीर्षक है तोड़ू। ये रघुवीर सहाय ने लिखी है। आज की वीडियो में सबसे पहले हम इसका सारांश करेंगे, फिर व्याख्या के पर्पज से इसके मुख्य बिंदु करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर जो परीक्षा में आने लायक हैं और एक प्रश्न मैंने उठाया है अभिव्यक्ति और माध्यम से। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का अपने 11वें दिन का रिवीजन। कविता है तोड़ू। चलिए शुरुआत करते हैं अपनी कविता की बेसिक जानकारियों से। हमारी कविता का नाम तोड़ो। कवि है रघुवीर सहाय। भाषा है सरल हिंदी। प्रतीकात्मक भाषा है। प्रतीकात्मक यानी कविता में जो लिखा गया है वो ठीक है, उसका हमें अपने जीवन से जोड़ करके अर्थ निकालना पड़ेगा, वो प्रतीकात्मक होगा। ओज गुण की कविता है। आपके सारे सिलेबस में से ये एक कविता जो है ओज गुण की कविता है। ओज गुण सरल भाषा में अगर मैं कहूँ तो कोई भी मोटिवेशनल बात जहाँ आए उस कविता में आप ओज गुण शब्द प्रयोग कर सकते हैं। तो ये एक मोटिवेशनल कविता है। मुख्य बिंदु जानते हैं इसके। कवि ने मनुष्य के मन की तुलना धरती से की है। ये एक सेंटर पॉइंट है, इसको लेकर के इसको पकड़ करके हमें पूरी कविता में रखना है कि कवि जो है खेत के बारे में बात करता है और हमें उसका अर्थ निकालना है अपने मन से जोड़ करके, अपने जीवन से जोड़ करके। कवि का क्या मानना है कि धरती का सर्वोत्तम उपयोग खेत बनाकर किया जा सकता है, क्योंकि मिट्टी में बीज को उपजाने की क्षमता होती है। खाली पड़ी बंजर भूमि से भूमि व्यर्थ पड़ी रहती है, इसलिए कवि मानता है कि हर प्रकार की भूमि को खेत बना दिया जाना चाहिए। अब सभी प्रकार की भूमि को खेत बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? अगर भूमि में किसी भी प्रकार की अशुद्धि है, कोई पत्थर है, कोई चट्टाने हैं, तो उसको तोड़ करके बाहर निकालना पड़ेगा। तब हम हर प्रकार की भूमि को जो है खेत बना सकेंगे। और जब भूमि की सारी अशुद्धियाँ बाहर निकल जाएंगी और खेत बन जाएगा, तभी हम धरती का सबसे अधिक उपयोग कर पाएंगे। तो इस पूरी कविता में लेखक का, कवि का क्या जोर है कि अगर भूमि है तो उसका सर्वोत्तम और अधिकतम उपयोग कैसे हो सकता है? उसको खेत बना करके, क्योंकि मिट्टी जो है उसके अंदर किसी भी प्रकार के बीज को उपजाने की क्षमता होती है। कोई और चीज़, कोई और वस्तु बीज को नहीं उपजा सकता, केवल मिट्टी जो है फसल पैदा कर सकती है। इसलिए धरती का सबसे अच्छा उपयोग फसल पैदा करना है, कुछ नया पैदा करना, सृजन करना, कुछ नई रचना करना। तो इसलिए हमें जो है कोई भी धरती हो उसको खेत बना दिया जाना चाहिए। आगे सेकंड पैरा में है, बंजर, ऊसर, चरती पड़ती सभी प्रकार की भूमि में बीज को उपजाने की क्षमता होती है। हमें केवल भूमि पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये चारों शब्दों का मतलब जान लेते हैं एमसीक्यू के पर्पज से। बंजर और ऊसर जो है एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं। बंजर धरती के अर्थ में, चरती और परती। चरती भूमि वो होती है जिस पर घास, खरपतवार आदि अपने आप उगाते हैं और वो जानवरों को चराने के प्रयोग में लाई जाती है। परती भूमि वो होती है, ये बेसिकली खेत को कहते हैं। खेत में से बार बार फसल उगाने के कारण वो थोड़ा सा अनउपजाऊ सा होने लगता है, तो एक सेशन के लिए किसानों से खाली छोड़ देते हैं। तो उसके ऊपर मोटी परत जम जाती है बिना हल चलाए, उसके ऊपर खरपतवार उगाती है, उसके अंदर खाद डाली जाती है, फिर वो दोबारा से खेत उपजाऊ हो जाता है। तो कवि का मानना है कि जितने भी प्रकार की ये धरतियाँ उसने बताई हैं, इन सब के अंदर एक बेसिक गुण है, वो किसी भी बीज को उपजा सकती हैं। तो हमें बस करना क्या है? मेहनत करनी है और उसकी अशुद्धियों को दूर कर देना है। अगर हम मिट्टी की अशुद्धियों को दूर कर देंगे तो भूमि से अधिक लाभ ले सकेंगे। यहाँ तक खेत की बात हुई, अब आगे चलते हैं। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का मन और जीवन है। मनुष्य की क्षमताएं असीमित है। जैसे खेत, हर प्रकार का खेत जो है, हर प्रकार की मिट्टी जो है बीज को उपजा सकती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य कुछ भी कर सकता है। किसी भी ऊंचाई को छू सकता है, कोई भी बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है, कोई भी बड़ी से बड़ी रचना कर सकता है। मनुष्य अपने मन और दिमाग से क्या कर सकता है, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। जो भी नई खोज होती है, जो भी नया इन्वेंशन होता है, उससे पहले कोई नहीं सोचता कि ऐसा भी हो सकता है। इसलिए कवि कहता है कि मनुष्य का जो मन है और जो उसका दिमाग है वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी सीमा तक जा सकता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो मनुष्य को अपने जीवन का बेहतरीन उपयोग करना चाहिए। और मनुष्य के जीवन का बेहतरीन उपयोग क्या है? कुछ नया सृजन करना। उसे जीवन के सभी झूठे बंधन, पत्थर, चट्टाने तोड़ देनी चाहिए, तभी वो अधिक से अधिक अपना विकास कर पाएगा। अब पहले हमने खेत को पढ़ा, खेत के झूठे बंधन और पत्थर और चट्टानों का मतलब था कि खेत में जो भी अशुद्धि है। अब इसको अगर हम अपने जीवन से जोड़ेंगे तो हमारे जीवन के पत्थर और चट्टाने क्या हैं? यानी हमारे रास्ते के रोड़े, एक ऐसी चीज़ें जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। पत्थर और चट्टानों का मतलब है जीवन के सभी नकारात्मक विचार, या ये भी हो सकता है जीवन में आने वाली बाधाएं।
किसी भी प्रकार की कोई बाधा आ गई, रुकावट आ गई, कोई परेशानी आ गई, कोई कष्ट आ गया जिससे हम अपने गोल से भटक सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे जीवन के पत्थर और चट्टानें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। अब आगे है झूठे बंधन। हम अपने जीवन में किसको कहेंगे? मनुष्य जीवन में झूठे बंधन है परंपरा रूढ़ियों की बेड़ियां जिसने मनुष्य को रोक रखा है, वो सभी जो है झूठे बंधन है। उसका मन लगातार एक काम करने पर ऊब जाता है। कई बार क्या होता है कि एक काम में उसको इंटरेस्ट नहीं आता तो मनुष्य जो है एक काम को करके ऊब जाता है, उसके मन में उदासी निराशा छा जाती है। और कई बार उसके जीवन में इतनी निराशा हो जाती है कि उसे संगीत भी शांति नहीं दे पाता, वो गानों से भी अपने जीवन में आनंद नहीं ले पाता। मनुष्य जीवन का यदि सबसे अच्छा उपयोग करना चाहे तो मनुष्य ने अपने मन को जो ऊसर और बंजर चरती परती बना लिया है उसे तोड़ना पड़ेगा। अब धरती के संदर्भ लेकर के हम अपने जीवन की अगर व्याख्या करेंगे, मन की व्याख्या करेंगे तो इन शब्दों का क्या अर्थ निकलेगा? मनुष्य के मन पे जो नकारात्मक भावों की, अविश्वास की, डर की परत जम गई है उसे मेहनत से तोड़ना पड़ेगा। कोई भी बाधा आ जाए, कोई भी रुकावट आ जाए, हम कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ दिनों तक सफलता ना मिले या ऐसा लगता है कि हम कभी सफल नहीं होंगे, ये जो भाव हैं, ये जो डर वाली भावनाएं हैं, ये हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं और मन के ऊपर एक नकारात्मक परत जमा देती हैं। लेकिन मनुष्य को क्या करना है? अगर आगे बढ़ना है तो उस नकारात्मकता को दूर करना है। जैसे खेत की सारी अशुद्धियों को दूर करेंगे तो वो अपना मैक्सिमम आउटपुट दे पाएगा, ठीक उसी प्रकार अपने जीवन की सारी अशुद्धियों को अगर हम दूर कर देंगे तो हमारी कोई सीमा नहीं बता सकता कि हम कहाँ तक जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं। जिस प्रकार धरती दूब यानी घास या किसी भी बीज को पैदा कर सकती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी हर परिस्थिति में संघर्ष कर सकता है। यानी संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए। रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए, कितनी भी रुकावटें आए, हमें जो है घबराना नहीं है, अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ते जाना है और बड़ी से बड़ी ऊंचाइयां मनुष्य छू सकता है। इसलिए यदि हमें मनुष्य का जीवन मिला है तो हमें उसका मैक्सिमम और सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? सृजनात्मक और रचनात्मक कार्यों में है। ये 2 लाइनें इस कविता का केंद्रीय भाव हैं कि धरती का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? खेत बनाने में, क्योंकि खेत में मिट्टी में बीज को उपजाने की क्षमता होती है। और मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? सृजनात्मक और रचनात्मक कार्यों में है, कुछ नया निर्माण करने में है, क्योंकि मनुष्य जो है बहुत कुछ नया निर्माण कर सकता है। मनुष्य को अपने जीवन को यूं ही खाली बंजर खेत की तरह व्यर्थ नहीं पड़े रहने देना चाहिए। तो ये हमने व्याख्या के पर्पज से कुछ मेन बिंदु इसके देखे कि इस पूरी कविता में क्या है। इस पूरी कविता में खेत की और मनुष्य के मन या जीवन की तुलना की गई है। जैसे खेत में से इम्प्योरिटीज अगर हम बाहर कर देंगे तो खेत हमारा फसल उपजाने के लिए तैयार हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार हम अपने जीवन की सारी बाधाएं, नेगेटिव विचारों को अगर हम दूर कर देंगे तो हम किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं इसके। सबसे पहला प्रश्न ही सबसे इंपॉर्टेंट है, पत्थर और चट्टान शब्द किसके प्रतीक हैं? पत्थर और चट्टान शब्द मनुष्य के मन के नकारात्मक विचारों के प्रतीक हैं जो मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकते हैं। किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार, असफलता का डर, किसी काम से जल्दी ऊब जाना, सभी मनुष्य की राह की रुकावटें हैं। ये जो है राह की रुकावटें भी हो सकती हैं या कोई ऐसी बाधा आ जाए, कोई ऐसा कष्ट आ जाए जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोके, उसे हम व्यक्ति के जीवन के पत्थर और चट्टानें कह सकते हैं। जैसे मुहावरा है ना, राह का रोड़ा, कि कुछ ऐसा आ गया कि उसने जो है आपकी राह रोक दिया, आपका रास्ता ब्लॉक कर दिया। ये उसी तरीके से है। कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा दुख, कष्ट, कोई ऐसा नेगेटिव विचार आपके जीवन में आ जाए, वो हमारे जीवन के जो है पत्थर और चट्टानें होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि को धरती और मन की भूमि में क्या समानताएं दिखाई पड़ती हैं? कवि ने धरती और मन की भूमि की तुलना की है। कवि के अनुसार भूमि हर प्रकार के बीज को उगा सकती है क्योंकि उसमें बीज उगाने की क्षमता होती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अगर मन में दृढ़ निश्चय कर ले तो वो किसी भी ऊंचाई को छू सकता है, बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। दोनों के लिए जरूरी है कि दोनों के रास्ते की जो रुकावटें हैं उन्हें दूर कर दिया जाए। तो क्या क्या तुलना है? धरती किसी बीज को उपजा सकती है और मनुष्य जो है अपने मन से, दिमाग से किसी भी नई चीज का सृजन कर सकता है। ये दोनों की समानताएं हैं। दूसरी समानता क्या है कि अगर हमें इनका मैक्सिमम उपयोग करना है तो दोनों के इम्प्योरिटीज जो हैं, दोनों की अशुद्धियां जो हैं वो हमें दूर करनी पड़ेंगी। तो ये धरती और मन में समानताएं हैं। ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। यहाँ झूठे बंधन और धरती को जानने से क्या अभिप्राय है? ये इस चैप्टर का दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें देखना है कि झूठे बंधन किसको कहा गया है धरती के लिए, और झूठे बंधन मनुष्य के लिए कौन से हैं, और अगर वो टूट जाएंगे तो कैसे जो है
असली धरती या असली व्यक्ति बाहर निकल पाएगा। किसी भी धरती पर पड़े पत्थर के टुकड़े और चट्टानें उस धरती के लिए झूठे बंधन के समान हैं, क्योंकि उनके रहते धरती को खेत नहीं बनाया जा सकता, उसमें कुछ उगाया नहीं जा सकता। तो धरती के लिए झूठे बंधन क्या हो गए? पत्थर और चट्टानें। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के लिए, मनुष्य का समाज, उसकी रूढ़िवादी परंपराएं, उसके रीति रिवाज कई बार झूठे बंधन बन जाते हैं। हमारे समाज में जैसे कि लड़कियां ये काम नहीं कर सकती, लड़के ये काम नहीं कर सकते, हमें इन बातों का ध्यान रखना है, हमें इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। इस तरीके की मान्यताएं और रूढ़िवादियां जो हैं, ये हमारे लिए अक्सर झूठे बंधन बन जाते हैं। इनको हम तोड़ नहीं पाते और आगे नहीं बढ़ पाते, हम एक एवरेज जीवन जीते रहते हैं। आप अपने आसपास निगाह उठाकर देखेंगे, जिसने इन झूठे बंधनों को तोड़ा है वो ही नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। किसी भी आप बड़े व्यक्ति का उदाहरण ले लीजिए, कोई पैसों से बहुत बड़ा है, कोई अध्यात्म से बहुत बड़ा है, कोई राजनीति में बहुत बड़ा है, तो ऐसे लोग जो है हमेशा कुछ ना कुछ अपने बंधनों को तोड़ करके, परिवार के बंधनों को, समाज के बंधनों को तोड़ करके आगे बढ़ते हैं, तो वो उस लेवल की ऊंचाइयां गेन कर पाते हैं। तो मनुष्य जब तक अपने झूठे बंधनों को नहीं तोड़ेगा, अपना विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए कवि ने झूठे बंधनों को पहचानने और उनको तोड़ने की शिक्षा दी है। जब हम अपने जीवन के झूठे बंधनों को तोड़ देंगे, तभी अपना विकास कर पाएंगे। तो ये था हमारा डे 11 का रिवीजन। कविता थी तोड़ो। बसंत आया कविता से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये कविता है, हालांकि उससे छोटी है, फैक्ट उससे कम है, एक्सप्लेनेशन की गुंजाइश इसमें ज़्यादा है। हमने सिर्फ खेत वाले कॉन्सेप्ट को समझना है और उस कॉन्सेप्ट को समझ करके अपने जीवन से हम अपने हिसाब से इसको जोड़ सकते हैं। तो इसमें एक्सप्लेनेशन की बहुत गुंजाइश है। अगर इस तरीके का, अगर इसमें से एक्सप्लेनेशन का आए तो वो एग्ज़ाम के हिसाब से आप उसको पिक कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। चलिए आज का अभिव्यक्ति और माध्यम का हम एक क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने लिया है आज के रिवीजन के लिए। पत्रकार किसे कहते हैं और पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? ये एमसीक्यू के पर्पज से मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। चलिए देखते हैं इसका आंसर सरल भाषा में। जो व्यक्ति नई जानकारी, ताज़ा घटना और समसामयिक विषयों को आम जनता तक पहुंचाने का काम करता है, खबरें इकट्ठी करने का काम करता है, उसे पत्रकार कहते हैं। यानी जो भी व्यक्ति समाचारों को कलेक्ट करने का काम करेगा फील्ड में जा कर के, उसको हम पत्रकार कहेंगे। कोई नई जानकारी, कोई ताज़ा घटना या समसामयिक विषय, यानी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ चल रहा है वो विषय, उनको इकट्ठा करेगा और आम जनता तक पहुंचाएगा, तो उसे जो है हम पत्रकार कहेंगे। पत्रकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार, पूर्णकालिक यानी फुल टाइम वो केवल पत्रकार ही है। यह किसी समाचार पत्र में काम करने वाला, नियमित वेतन लेने वाला व्यक्ति होता है, यानी जिसकी परमानेंट जॉब किसी अखबार के कार्यालय में है, उसको हम पूर्णकालिक पत्रकार कह सकते हैं। यानी पूरे समय केवल वो पत्रकारिता ही करता है, तो उसको हम पूर्णकालिक पत्रकार कहेंगे। फुल टाइम जॉब है, परमानेंट जॉब है, तो पूर्णकालिक पत्रकार हो गया। दूसरे नंबर पर आता है अंशकालिक पत्रकार। अंश यानी एक हिस्से में, अपने दिन के एक हिस्से में केवल वो जो है काम करता है अखबार के लिए या समाचारों के लिए। यह किसी समाचार पत्र के लिए एक निश्चित राशि पर काम करने वाला व्यक्ति होता है। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब जो इसकी होती है, पार्ट टाइम जॉब जो करता है, उसको हम अंशकालिक पत्रकार कह सकते हैं। इसकी कोई नियमित तनख्वाह नहीं होती, वो जब काम करेगा जो है, जितना काम करेगा उस हिसाब से उसको जो है वेतन मिल जाएगा। तो ये पार्ट टाइम जॉब, जैसे स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं और साथ साथ 2 घंटे किसी अखबार में जा कर के किसी अपना खर्चा चलाने के लिए, अपने जेब खर्च के लिए काम करते हैं, ऐसे लोग जो हैं अंशकालिक पत्रकार होते हैं। एक तीसरे तरीके का पत्रकार है फ्रीलांसर। किसी विशेष अखबार से नहीं जुड़ा होता, बल्कि भुगतान के आधार पर विभिन्न अखबारों के लिए काम करता है। यानी एज अ हॉबी वो अपना ये काम करता है फ्रीलांसर वाला। सूचनाएं इकट्ठी करना उसको पसंद है, तो वो सूचनाएं इकट्ठी करता रहता है। कुछ लेख लिखना है, कुछ लिखना है, जो भी कुछ है, जिस तरीके की भी वो पत्रकारिता करता है, वो अपनी रुचि के अनुसार करता है। फिर वो किसी एक अखबार से नहीं जुड़ा होता, जो उसको सबसे अच्छा दे दे उसकी खबर छापने के एवज में, वो उसको अपने रचनाएं भेज देता है। तो इसको हम फ्रीलांसर कहते हैं। यानी किसी एक अखबार से पर्टिकुलर से नहीं जुड़ा होता, वो अपना काम करता रहता है और विभिन्न अखबारों को वो चीज़ें भेजता रहता है, जिसको पसंद आ जाता है, जो छाप देते हैं, जो उसकी सूचनाओं का उपयोग करते हैं, वो जो है उसको पेमेंट कर देते हैं उसके काम के हिसाब से। तो ये हमने जाने 3 प्रकार के पत्रकार होते हैं। तो तीनों प्रकार के पत्रकार कौन कौन से होते हैं, ये एमसीक्यू के पर्पज से। और पत्रकार की परिभाषा क्या है, कौन व्यक्ति पत्रकार होता है, ये भी एमसीक्यू के पर्पज से आपका ये क्वेश्चन जो है आ सकता है, इंपॉर्टेंट है।
ये था हमारा डे 11 और हमने किया तोड़ो रघुवीर सहाय और एक क्वेश्चन किया हमने पत्रकारिता का कि पत्रकार किसे कहते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर तोड़ो कविता के डिटेल एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स आपको चाहिए तो 1-2 दिन में आपको कमेंट सेक्शन में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तब तक आप अपना रिवीजन करते रहिए, मुझसे जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।